सो यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। तो कल हमने ओम्स लॉ पढ़ा। तो ओम्स लॉ में क्या था, उसकी स्टेटमेंट थी कि कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर के बोथ हैंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor. तो V is directly proportional to I और V is equal to IR। और यहां से एक कांस्टेंट हमारे पास निकल के आया जिसका नाम है R। सो व्हाट इज दिस कांस्टेंट? दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर। एक कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल और कंडक्टर। तो R होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो जब भी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर उसको अपोज करता है। ये अपोजिशन क्यों होती है? क्योंकि अगर एक कंडक्टर में जब भी इधर चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो इनके पैसेज में और इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होते हैं। तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स और आयन से ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं वो कोलाइड करते हैं, मतलब कोलिजन्स होते हैं। और इस कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब इनको ऑपोजिशन मिलती है टू द फ्लो। तो ड्यू टू दिस कोलिजन there is an opposition to the flow of current and this is known as resistance of the conductor। तो उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है V by I। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। नाउ अवर टुडेज टॉपिक। तो इससे अगला टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ ही जुड़ी हुई एक और टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल resistivity or it is known as specific resistance। specific resistance। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो ये क्या चीज होती है? तो ये भी है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मटेरियल की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो फॉर टेकिंग एन एग्जांपल, आप मानो आपने एक आयरन का पीस लिया इतना, और उसी आयरन का पीस, सेम आयरन का पीस लिया एक और आयरन। दिस इज मटेरियल 1 एंड दिस इज 2। सेम मटेरियल है, लेकिन हुआ क्या, एक छोटा पीस है, एक की लेंथ है L और एरिया है स्मॉल a, दूसरे की लेंथ है कैपिटल L और एरिया है कैपिटल A। तो मटेरियल सेम है लेकिन आपने लेंथ और एरिया अलग अलग ले लिया, तो आप क्या देखते हो कि दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है। दोनों की रेजिस्टेंस अलग है, बेशक मटेरियल सेम है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है आपने मटेरियल कितना बड़ा लेंथ का या कितने बड़े एरिया का लिया है। जबकि एक और टर्म आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। किसी भी मटेरियल को ले लो, आयरन ले लो, यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो वैल्यू होगी उसकी रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब आयरन की रेजिस्टिविटी की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आयरन की रेजिस्टिविटी क्या है? आयरन की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मटेरियल की रेजिस्टेंस। और हमेशा जब भी आप यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे तो रेजिस्टेंस हमेशा सेम आएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल की हमेशा सेम होती है, जबकि रेजिस्टेंस बदल सकती है, वो डिपेंड करेगी कि कितना बड़ा पीस आपने लिया। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of a material is defined as the resistance
of unit length with unit area of cross section of the material. So यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मटेरियल की रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टिविटी कहा जाता है. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. इट इज डिनोटेड बाय रो. जैसे कि रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है, वैसे ही रेजिस्टिविटी को किससे किया जाता है? रो से. सो specific resistance or electrical resistivity is denoted by rho. Its symbol is rho. तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, देखा गया कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर is directly proportional to its length. तो जितनी लंबी लेंथ, जितना लंबा मटेरियल लिया जाएगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. इसका मतलब जो मैंने इधर आपको दो डायग्राम्स दिखाए, इसमें जो सेकंड वाला था उसकी लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब लेंथ के कारण इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. तो दिस रेजिस्टेंस R is directly proportional to length L. And again there is another observation, that is resistance of any conductor is inversely proportional to its area of cross section. So that means R is inversely proportional to area of cross section. तो एरिया जितना बड़ा होगा, मतलब कि एक हमारे पास कंडक्टर है ये, और सेम लेंथ का कंडक्टर ले लो, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा लो, तो ये जो सेकंड होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एरिया बढ़ाने से. देखो रेजिस्टेंस क्या थी? ऑपोजिशन थी. आप एक एग्जांपल लो कि सपोज करो एक पतली सी गली है और उसके अंदर कई लोग खड़े हैं. सपोज 50 पर्सन आर स्टैंडिंग. एक पतली सी गली में 50 लोग खड़े हैं, आपने उस गली में से निकलना है. और एक बहुत बड़ी गली है जो वाइडर ज्यादा है, उसमें भी 100 या 50 लोग खड़े हैं. सेम नंबर ऑफ पर्सन आर स्टैंडिंग, मतलब पहली में अगर 50 लोग खड़े थे तो दूसरी में भी 50 लोग खड़े हैं. तो एक गली की विड्थ कम है और दूसरी की बड़ी है, तो जहां पर विड्थ बड़ी है उसमें से आपको निकलना आसान होगा. ऐसे ही जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक छोटा है तो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो हमारे पास कैरियर हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो यहाँ से चलेंगे तो वो कोलाइड ज्यादा करेंगे, जबकि यहाँ पर उनके पास जगह अच्छी होगी तो उधर कोलिजन होने के चांसेस कम होंगे. तो इसका मतलब कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस भी कम. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. लेंथ बढ़ाने से क्या होता है? लेंथ बढ़ाने से क्या होगा कि जब लेंथ बड़ी हो जाएगी तो उसको ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा. जितना ज्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा, कोलिजन होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी. तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और वी कैन राइट एज R इज इक्वल टू रो L बाय A. तो इधर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया गया रो, और ये रो क्या है? इट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखो क्या बोलता है. इट इज डिफाइंड एज
द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल जिसकी लेंथ भी यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है। इसका मतलब आप इधर एल को जब 1 पुट कर दोगे और एरिया को भी 1 पुट कर दोगे तो क्या होगा 1/1। तो इधर हम आगे लिख देते हैं R इज इक्वल टू रो। अगर L 1 हो जाएगा और एरिया भी 1 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगी रो। तो एक यूनिट लेंथ, एरिया भी 1 हो जाएगा, तो एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी। तो यहां से और रो की वैल्यू क्या आ गई? जैसा कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? R A बाई एल। तो हमारे पास रो की वैल्यू आ गई R A बाई एल। अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए, यूनिट्स ऑफ रो, यूनिट्स ऑफ रो क्या होगा? R के यूनिट क्या है? ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर। तो मीटर से 1 मीटर रह गया, तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे? ओम मीटर। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। तो इसको सिंबल के साथ भी लिखा जा सकता है ओम मीटर। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो ओम मीटर और दिस। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये याद रखना, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर आयरन है तो आयरन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, सबकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस बदल सकती है। आप लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एरिया और लेंथ के हिसाब से मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है, बट रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहती है। Now factors affecting electrical resistivity. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू कौन फिर वेरी करा सकता है? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो कौन से फैक्टर्स में हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है? तो जैसा कि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है? V बाय आई के। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल रखी है। हमने पिछला जो, आप याद करो, आपने जो प्रीवियसली जो ओम्स लॉ की डिडक्शन जब की थी तब आपने देखा था R इज इक्वल टू V बाय आई। V बाय आई की एक वैल्यू निकाली थी आपने, वो वैल्यू थी ML बाय ANE स्क्वायर टाउ। अगर आपको याद हो तो V बाय आई की वैल्यू ये निकाली थी और इसको हमने क्या बोला था? फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर MLANE और टाउ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और इन सभी को मिला करके हमने एक कांस्टेंट दे दिया था, दैट इज R। तो हमारे पास ये वैल्यू है R की ML बाय ANE स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं M बाय NE स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई बाय, इस L और A को हम इधर लिख देते हैं L बाय A। तो R की वैल्यू क्या आ गई? M बाय NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A। R की एक और वैल्यू है, ये देखो, R की वैल्यू ये है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, इधर देखो, रो इंटू L बाय A, और यहाँ पे R किसके इक्वल है? दिस टर्म इंटू L बाय A। तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हुई? दैट इज द वैल्यू ऑफ रो। तो इसका मतलब यहां से हमारे को क्या पता लगा? रो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? M बाय NE स्क्वायर टाउ। इज इट क्लियर टू ऑल? रेजिस्टेंस की वैल्यू आई M बाय NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाय A, और रेजिस्टेंस रो इंटू L बाय A भी होती है। तो इसका मतलब L बाय A के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म क्या है? ये पूरी टर्म इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो से डिनोट किया जाता है। तो रो इज इक्वल टू M बाय NE स्क्वायर टाउ। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रो की। नाउ फॉर अ गिवन मटेरियल, एक दिए हुए कोई भी मटेरियल हमने चूज कर लिया, यहां पर M क्या है बेटा? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हमारा कंडक्टर में चार्ज कैरियर है।
तो क्या मटेरियल बदलने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है? नहीं, ये तो कांस्टेंट रहता है। इसके साथ हमने जो मटेरियल चूज किया है ई, इधर अब ई देखते हैं। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या मटेरियल बदलने से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदलता है? नहीं। कोई भी मटेरियल उठा दो, बेशक वो कॉपर हो, बेशक वो सिल्वर हो, बेशक वो एल्यूमिनियम हो, बेशक वो आयरन हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास भी सेम है और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम है। इसका मतलब मटेरियल बदलने से ये नहीं बदलता। तो इसका मतलब अगर मटेरियल बदला तो उसकी रेजिस्टिविटी अगर बदलती है तो किसके कारण बदलती है? तो पहला जो पॉइंट है वो है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन ये रहा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या था बेटा? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट मीन्स रो इज इनवर्सली proportional to number of charge carriers per unit volume। रेजिस्टिविटी है क्या? बेसिकली रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस। तो अगर चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, मतलब चार्ज कैरियर, चार्ज को लेके जाने वाले नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसका मतलब करंट ज्यादा होगा। करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, जब चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, करंट ज्यादा होगा, तो ऑपोजिशन ऑब्वियसली कम होगी। ऑपोजिशन क्या है? करंट को रोकना। लेकिन जब सामने से ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे तो करंट ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी कम, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम होंगे तो रेजिस्टिविटी ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, that is resistivity, that is rho, is inversely proportional to tau. What is tau? Tau क्या था? Tau था average relaxation time. That means rho is inversely proportional to average relaxation time. तो अगर आपको ध्यान हो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारे चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन के एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का समय था। तो अगर एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का समय ज्यादा होगा, मतलब टाउ ज्यादा हो जाएगा। अगर टाउ ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेगा, क्योंकि उसके आगे कहीं पे भी कोलिजन नहीं होगी। अगर टक्कर नहीं होगी तो वो आसानी से चल पाएगा। अगर आसानी से चल पाएगा तो ऑपोजिशन क्या होगी? कम है, उसको ऑपोजिशन कम मिलेगी। इसका मतलब अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो ऑपोजिशन उसको कम मिलेगी। और ऑपोजिशन क्या है? रेजिस्टिविटी ही तो है। तो अल्टीमेटली अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। नाउ कम्स अनदर टर्म, करंट डेंसिटी। तो हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, हमने रेजिस्टिविटी की बात कर ली। अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, तो तकरीबन 4-5 टर्म्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहली टर्म है करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे। तो करंट डेंसिटी क्या है? किसी भी पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर के, किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर गिव्स अस द करंट डेंसिटी। तो हमारे कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट के एरिया से उस करंट की वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाए तो वहां पर हमें पता लग जाएगा कि करंट डेंसिटी कितनी है। सो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर is defined as the amount of
करंट फ्लोइंग per unit area of the conductor around that point. So per unit area of the conductor around that point. So magnitude of current density is, तो करंट डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, J इज इक्वल टू, अगर I करंट चल रहा है और वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A. एंड यू विल रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था एक, I क्या था बेटा, वो ANEVD. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था ANEVD, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था. तो हम I की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, ANEVD डिवाइडेड बाय A. तो A से A कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, NEVD. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई NEVD. क्योंकि ये रेशो है करंट और एरिया की, तो इसका मतलब इसके यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट्स ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट्स ऑफ J विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर स्क्वायर जैसे मर्जी लिख लो. सो इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. So these are the units of current density, and current density at a point is the ratio of the current flowing through that point to the area of cross section at that point. कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पॉइंट के अराउंड. तो ये है हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू. नाउ कम्स अनदर टर्म, दैट इज कंडक्टेंस. अब कुछ टर्म्स है हमारे पास रिलेटेड, मैंने आपको बोला. तो एक तो होगी करंट डेंसिटी, अगली आ गई कंडक्टेंस. जैसे हमारे पास टर्म थी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब था कि कितनी अपोजिशन मिलती है एक कंडक्टर में करंट जब फ्लो करता है. तो करंट को कितना अपोज करता है कंडक्टर, वो वैल्यू उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है. अगर हम इससे उल्टी बात करें कि मतलब कितनी आसानी से करंट एक कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है, वो वैल्यू कौन बताता है हमें, कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस हमें क्या बताती है, कंडक्टेंस बताती है विद व्हाट ईज करंट कैन फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कितनी आसानी से हमारा करंट एक कंडक्टर में से फ्लो कर सकता है. इसका मतलब कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा है, दैट इज इनवर्स. सो वी कैन राइट इट एज द इनवर्स ऑफ resistance. The inverse of resistance is known as conductance. तो रेजिस्टेंस से उल्टा कंडक्टेंस है, एंड इट इज डिनोटेड बाय G. सो G इज इक्वल टू 1/R. तो हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो G से डिनोट किया जाता है, और G इज इक्वल टू 1/R. व्हाट इज इट्स यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे रेजिस्टेंस से उल्टे, दैट इज ओम इनवर्स. तो ओम इनवर्स होता है, या इसको मो MHO भी लिख देते हैं. ओम OHM था, तो यहाँ पर MHO, इसको MHO भी लिख देते हैं. और सीमन SIEMEN, तो सीमन भी होते हैं इसके, और इसका सिंबल है, सीमन का सिंबल है S. जैसे ओम का था, ओम का सिंबल क्या था, इसको ऐसे भी लिख सकते हो. तो ओम इनवर्स, मो या सीमन, दैट इज S. तो ये है कंडक्टेंस के यूनिट्स. नाउ कम्स अनदर टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बेटा इलेक्ट्रिकल हर एक के साथ लग सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस लिखा जा सकता है. वैसे ही रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बारे में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जैसे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टिविटी थी, वैसे ही कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है. तो कंडक्टिविटी क्या हुई, इट सिंबल इज सिग्मा. तो जैसे
रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of a conductor, electrical conductivity of a conductor is defined as the reciprocal of its resistivity। तो इसको क्या बोला जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी रो से की जाती थी। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होंगे? तो यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? हमारे जो रेजिस्टिविटी के यूनिट थे उससे उल्टे। तो रेजिस्टिविटी के कितने थे? क्या थे? ओम मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मो MHO मीटर इनवर्स, या सीमन पर मीटर। तो ये तीनों यूनिट्स हमारे कंडक्टिविटी के बन जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मोह मीटर इनवर्स, या सीमन मीटर इनवर्स। तो these are the units of electrical conductivity. Now we are going to find out the relation between current density, that is J, electrical conductivity, that is sigma, and electric field, that is E। तो J, सिग्मा और E का बीच का रिलेशन अब हम निकालते हैं। नाउ एज वी नो दैट, हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या था? I इज इक्वल टू NEAVD, ANEVD जो मर्जी लिख लो, NEAVD। और एंड करंट डेंसिटी क्या होती है? I/A। तो I की वैल्यू इधर पुट की, तो J की वैल्यू क्या आ गई? NEVD, क्योंकि इसका डिवाइडेड बाय होगा तो A से A, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? NEVD। और VD की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन था, वो क्या था? और J इज इक्वल टू NEVD की वैल्यू थी बेटा EE टाउ बाय M। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लास लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकाला था, और हमारे पास क्या आया था? E, छोटा ई क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। टाउ क्या था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। और m क्या था? ऑल द इलेक्ट्रॉन, सॉरी। और स्मॉल m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास यहाँ पर हम ये कैपिटल ई को न्यूमरेटर में रख लेते हैं और बाकी सब कुछ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में m तो था, ये न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? NE² टाउ, ये वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो क्लियर है यहाँ तक? J इज इक्वल टू E/M NE² टाउ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्या वैल्यू है। ये वाली वैल्यू हमें क्या बता रही है? M/NE² टाउ। तो हम पीछे जाते हैं और ये देखते हैं हमारे पास ये वाली टर्म, ये रहे, देखो M/NE² टाउ। तो ये क्या वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ रो, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको रो पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब J इज इक्वल टू E बाय रो, और इट इज इक्वल टू 1 बाय रो क्या होता है? 1 बाय रो होता है सिग्मा। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा E। तो इसका मतलब J की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा E। तो रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E is
J इक्वल टू सिग्मा ई। तो इसको कहते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और इस इक्वेशन को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह दिया जाता है। तो माइक्रोस्कोपिक एक छोटी फॉर्म है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर थी। अंदर क्या हो रहा है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो करंट डेंसिटी, कितनी करंट डेंसिटी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है मटेरियल की और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की है। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक और रिलेशन यहां से आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रिकल resistivity, electrical resistivity and electron mobility। तो अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को किससे लिखा जाता है? म्यू से, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो से। तो इन दोनों का रिलेशन हम निकाल लेते हैं। तो फिर से वही करंट वाला रिलेशन हम देखेंगे कि करंट और डिफ्लेक्सिटी का I इज इक्वल टू एन ई ए बी टी, और बी टी की वैल्यू क्या थी इन टर्म्स ऑफ म्यू? म्यू क्या होता था? म्यू अगर आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ठीक है ना। तो वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू इंटू ई। तो वीडी की वैल्यू आ गई म्यू ई, और जे करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है आई बाई ए और एन ई वी डी, ठीक है जी। और जे की वैल्यू एक और है, ये रहा रिलेशन, सिग्मा इंटू ई भी तो है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा ई और ई बाय रो। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई? हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई ई बाय रो, और एक वैल्यू आ गई एन ई वी डी। इसका मतलब ई बाय रो जो है वो एन ई वी डी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एन ई वी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन ई वी डी की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू ई। तो हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पर ई बाय रो है और यहाँ पर एन ई म्यू ई है, तो ई से ई कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास रो की वैल्यू 1 बाय रो comes out to equal to n e mu, और रो इज इक्वल टू 1 बाय n e mu। so this is the relation between रो and mu। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच का एक रिलेशन और निकल गया, रो इज इक्वल टू 1 बाय n e mu। एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है अभी तक? सो इनफ फॉर द डे, आज के लिए बहुत है। तो आज हमने अभी तक जो से टॉपिक किए हैं फिर से मैं एक बारी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने जो कल किया था उसको एक बारी मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ हमने कल डिस्कस किया था, और ओम्स लॉ ने कहा था कि एक कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से ये वैल्यू निकली थी हमारे पास। फिर उसके बाद हमने यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से एक R एक कांस्टेंट निकला था फॉर अ कंडक्टर, और R क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R रेजिस्टेंस बताता था एक पर्टिकुलर कंडक्टर कितनी ऑपोजिशन देता है टू द फ्लो ऑफ करंट, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हमें बताता है। इसके बाद एक टर्म है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसी भी मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस देता है उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। आयरन की रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कॉपर की सेम रहेगी, सिल्वर की सेम रहेगी। बदलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है। जितना बड़ा आप मटेरियल लोगे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। और रेजिस्टिविटी जो है वो रो से डिनोट की जाती है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन जो है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो लेंथ बढ़ा दोगे कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर एल को भी 1 पुट कर दो, रो को भी 1, ए को भी 1 पुट कर दो, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो रेजिस्टेंस आएगी वो वैल्यू जो होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसका नाम है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी इसका नाम है। फिर हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देखा और हमने देखा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स